बच्चों, आज की कक्षा हिंदी इलेक्टिव की कक्षा है और आज हम गांधी, नेहरू और यासेर अराफात नामक पाठ का अध्ययन करेंगे जिसके लेखक भीष्म साहनी। तो चलिए शुरू करते हैं। उन दिनों मेरे भाई बलराज सेवाग्राम में रहते थे। सेवाग्राम कहाँ है? वर्धा में। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। बलराज साहनी का संभवतः आप लोगों ने नाम सुना होगा। हमारे देश के बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के अभिनेता रहे। तो उसी बलराज साहनी की चर्चा भीष्म साहनी कर रहे हैं, जो भीष्म साहनी के बड़े भाई। वो सिर्फ अभिनेता ही नहीं थे, बलराज साहनी बहुत अच्छे लेखक भी रहे। उन्हीं की चर्चा यहाँ भीष्म साहनी कर रहे हैं। उन दिनों मेरे भाई बलराज सेवाग्राम में रहते थे, जहाँ वह नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे। यह सन 1938 के आसपास की बात है, जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कुछ दिन उनके साथ बिता पाने के लिए मैं उनके पास चला गया था। रेलगाड़ी वर्धा स्टेशन पर रुकती थी। वहां से लगभग 5 मील दूर तक सेवाग्राम तक का फासला यानी दूरी इक्के या तांगे में बैठकर तय करना होता। मैं देर रात सेवाग्राम पहुंचा। एक तो सड़क कच्ची थी, उस पर घुप अंधेरा था। उन दिनों सड़क पर कोई रोशनी नहीं हुआ करती थी। आज जैसे सड़कों पर रोशनी हुआ करती है, उस जमाने में सड़कों पर कोई रोशनी नहीं हुआ करती थी, खासकर देहातों में तो बिल्कुल ही नहीं। रात देर तक हम बतियाते रहे। कौन बतियाते रहे? भीष्म साहनी और उनके बड़े भाई बलराज साहनी। भाई ने बताया, गांधी जी प्रातः 7 बजे घूमने निकलते हैं। गांधी जी मतलब महात्मा गांधी। इधर हमारे क्वार्टर के सामने से ही वह जाएंगे। कोई भी उनके साथ जा सकता है। तुम भी मन आए तो चले जाना। मैं सकुचाया मतलब लेखक को संकोच हुआ। मैं अकेला उनकी पार्टी के साथ कैसे जा मिलूं? तुम भी चलो, मैं तो रोज ही उन्हें देखता हूँ। भाई ने करवट बदलते हुए कहा। फिर बोला, अच्छा चलूंगा। दूसरे दिन मैं तड़के ही उठ बैठा, मतलब अत्यंत सवेरे उठ बैठा। कौन? लेखक। और कच्ची सड़क पर आंखें गाड़े गांधी जी की राह देखने लगा। एन 7 बजे आश्रम का फाटक लांघ कर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए थे। उन पर नजर पड़ते ही मैं पुलक उठा मतलब हर्षित हो उठा, खुश हो उठा। गांधी जी हूबहू वैसे ही लग रहे थे जैसे उन्हें चित्रों में देखा था। यहाँ तक कि कमर के नीचे से लटकती घड़ी भी परिचित लगी। लेखक ने जैसा उन्हें चित्रों में आज तक देखा था, सेम गांधी जी उसी का प्रतिरूप लग रहे थे। बलराज अभी भी बेसुध सो रहे थे। हम रात देर तक बातें करते रहे थे। मैं उतावला हो रहा था। आखिर मुझसे ना रहा गया और मैंने झिझोड़ कर उसे जगाया। उठो यार, गांधी जी तो आगे निकल। मैंने तो कहा था तुम अपने आप चले जाना। बलराज आंखें मलते हुए उठ बैठे। मैं अकेला कैसे जाता? जिस समय हम बाहर निकले, गांधी जी की पार्टी काफी दूर जा चुके। चिंता नहीं करो, हम उनसे जा मिलेंगे और वापसी पर तो उनके साथ ही होंगे। ऐसा ढाढ़स बलराज साहनी ने यानी भीष्म साहनी के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बंधाया। आखिर हम कदम बढ़ाते हुए कुछ ही देर में उनसे जा मिले। गांधी जी ने मुड़कर देखा। भाई ने आगे बढ़कर मेरा परिचय कराया। मेरा भाई कल ही रात पहुंचा है। अच्छा, इसे भी घेर लिया? गांधी जी ने हंसकर कहा। नहीं बापू, यह केवल कुछ दिन के लिए मेरे पास आया है। गांधी जी ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और सिर हिला दिया। मैं साथ चलने लगा। गांधी जी के साथ चलने वाले लोगों में से मैंने 1-2 को पहचान भी लिया। डॉक्टर सुशीला नैयर थी और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। 2 लोग थे, एक तो डॉक्टर सुशीला नैयर थी और दूसरा गांधी जी के सचिव महादेव
दिशाई थे। मैं कभी आसपास देखता, कभी नजर नीचे किए हुए जमीन की ओर, गांधी जी की धूल भरी चप्पलों की ओर देखने लगता। मैं गांधी जी से बात करना चाहता था, पर समझ में नहीं आ रहा था क्या कहूँ, क्योंकि गांधी जी इतने बड़े व्यक्तित्व को देखकर किसी का भी सहज जवाब देना लाजमी है। फिर सहसा ही मुझे सूझ गया। आप बहुत साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी आए थे, मैंने कहा। गांधी जी रुक गए। उन्होंने मेरी ओर देखा, उनकी आंखों में चमक सी आई और मुस्कुराकर बोले, याद है, मैं कोहाट से रावलपिंडी गया था। मिस्टर जॉन कैसे हैं? मैंने जॉन साहब का नाम सुन रखा था। वे हमारे शहर के जाने माने बैरिस्टर थे। आप लोग को शायद जानकारी होगी कि गांधी जी भी पहले बैरिस्टर रह चुके थे। तो बैरिस्टर की पढ़ाई करने ही वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। मुस्लिम सज्जन थे, संभवतः गांधी जी उनके यहाँ ठहरे होंगे। फिर सहसा ही गांधी जी के मुंह से निकला, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता नहीं था। हमसे थोड़ा ही पीछे महादेव देसाई मोटा सा लठ उठाए चले आ रहे थे। कोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते ही आगे बढ़ाए और उस दौरे से जुड़ी हुई अपनी यादें सुनाने लगे। और एक बार जो सुनाना शुरू किया तो आश्रम के फाटक तक सुनाते चले गए। किसी किसी वक्त गांधी जी बीच में हंसते हुए कुछ कहते। वो बहुत धीमी आवाज में बोलते थे, लगता है अपने आप से बातें कर रहे। इतनी धीमी आवाज में बोलते थे जैसे लगता था वह दूसरे से नहीं, खुद से ही बातें कर रहे हैं, अपने साथ ही विचार विनिमय कर रहे हैं। उन दिनों को स्वयं भी याद करने लगे हैं। शीघ्र ही वे सब आश्रम के अंदर जा रहे थे। मैं सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहा। अक्सर ही प्रातः यानी सुबह उस टोली के साथ हो लेता। शाम को प्रार्थना सभा में जा पहुंचता, जहां सभी आश्रमवासी तथा कस्तूरबा एक ओर को पालथी मारे, दोनों हाथ गोद में रख के बैठी होती। बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगती। कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी। उन्हें देखकर भीष्म को ऐसा लगता है जैसे वो उसकी माँ। उन दिनों एक जापानी भिक्षु अपने चीवर वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम की प्रदक्षिणा करता, लगभग मील भर के घेरे में बार बार अपना गांग बजाता हुआ आगे बढ़ता जाता। चीनी एक वाद्य यंत्र है, उसे दोनों हाथ से बजाया जाता है। उसे बजाता हुआ आगे बढ़ता। गांग की आवाज हमें दिन में अनेक बार, कभी एक ओर से तो कभी दूसरी ओर से सुनाई देती। उनकी प्रदक्षिणा प्रार्थना के वक्त समाप्त होती, जब वह प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता और एक ओर को बैठ जाता। उन्हीं दिनों सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। पृथ्वी सिंह आजाद आए हुए थे, जिनके मुंह से वह सारा किस्सा सुनने को मिला कि कैसे उन्होंने हथकड़ियां समेत भागती रेलगाड़ी में से छलांग लगाई और निकल भागने में सफल हुए। फिर गुमनाम रहकर बरसों तक एक जगह अध्यापन कार्य करते रहे। उन्हीं दिनों वहां पर मीरा बेन थी, खान अब्दुल गफ्फार खान आए हुए थे और कुछ दिन के लिए राजेंद्र बाबू जी आए थे। राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति, आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। उनके रहते यही नहीं लगता कि सेवाग्राम दूर पार का कस्बा। एक दिन दोपहर के समय मैं आश्रम के बाहर निरुद्देश्य था टहल रहा था, यानी बिना किसी उद्देश्य का टहल रहा था, जब सड़क के किनारे खोखे के पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई दी, मैं मर रहा हूँ, बापू को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। उस समय मरते हुए किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता था कि बापू आएंगे तो उसे जिंदा कर देंगे। मैंने उस ओर कदम बढ़ा दिए। खोखे के अंदर 15 साल का एक लड़का, जो देखने में गांव का रहने वाला जान पड़ता था, पड़ा हाथ पैर पटक रहा था और हांफता हुआ बार बार कहे जा रहा था, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। 2-1 आदमी उसके पास आकर खड़े हो गए। उनमें से एक आश्रमवासी जान पड़ता था। 2-1 आदमी जो वहां पर खड़े हुए, उसमें एक आश्रम का रहने वाला जान पड़ता था। अरे कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या हुआ? वैद्य को बुलाएं, बापू को बुलाओ, लड़का बार बार दोहराया जा रहा था। लड़के के मन में ये बात बैठी थी कि वैद्य के आने से कुछ नहीं होगा, बापू के आने से मैं ठीक हो जाऊंगा।
बापू नहीं आ सकते, जरूरी मीटिंग चल रही है। वह लड़का बार बार चिल्लाया जा रहा था और हाथ पांव पटक रहा था। इतने में मैंने आंख उठाकर देखा तो गांधी जी चले आ रहे। दोपहर का वक्त था और वह नंगे बदन पर खादी की हल्की सी चादर ओढ़े मैदान लांग रहे थे। आ गए बापू, आ रहे, आश्रमवासी ने कहा, जिस पर लड़का ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा, बापू मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, और दाएं बाएं सिर झुलाने लगा। गांधी जी उसके पास आकर खड़े हो गए। उसके फूले हुए पेट की ओर उनकी नजर गई। उस पर हाथ फेरा और बोले, ईख पीता रहा। बापू ने आकर स्नेह से उसके फूले हुए पेट पर हाथ फेरा और स्नेह से ही कहा कि ईख पीता रहा, इतनी ज्यादा पी गया, तू तो पागल। कुछ देर तक गांधी जी उसके फूले हुए पेट पर हाथ फेरते रहे, फिर उसे सहारा देकर उठाते हुए बोले, इधर नीचे उतरो और मुंह में उंगली डाल के कै कर दो, चलो। और कहते हुए हंस पड़े, तू तो पागल। लड़का हाय हाय करता हुआ नीचे उतरा और नाली के किनारे बैठ गया। गांधी जी उसकी पीठ पर हाथ रख के झुके रहे। थोड़ी ही देर में उसका पेट हल्का हो गया और हाँफता हुआ बैठ गया। लड़के ने गांधी जी के कहे अनुसार मुंह में उंगली डालकर कै किया, उल्टी की और उसका पेट हल्का हो गया और वह हाँफता हुआ बैठ गया। अब इधर खोखे में आकर लेट जा। कुछ देर चुपचाप लेटा रहा। कुछ देर तक गांधी जी उसके पास खड़े रहे। फिर आश्रमवासी को कोई हिदायत सी देकर मुड़ गए और हंसते हुए बोले, तू तो पागल है, कहकर मैदान पार करने लगे। यह कहकर कि तू तो पागल है, कहकर मैदान को पार करने लगे। गांधी जी के चेहरे पर लेस मात्र भी क्षोभ का भाव नहीं था। वे हंसते हुए चले गए, क्योंकि बच्चे के मन में यह बात थी कि गांधी जी के आने से मैं ठीक हो जाऊंगा। और सचमुच गांधी जी के आने से वह ठीक हो गया और गांधी जी को इतनी दूर आना पड़ा, इसके लिए उनके मन में कोई भी क्षोभ नहीं था। वे हंसते हुए चले गए। हर दिन प्रातः जिस कच्ची सड़क पर वह घूमने निकलते, उसके एक सिरे पर एक कुटिया थी, जिसमें एक रुग्ण यानी बीमार व्यक्ति रहते थे। संभवतः वह दिक के मरीज थे। गांधी जी हर दिन उनके पास जाते और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते। उनका वार्तालाप गुजराती भाषा में हुआ करता था। हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी गुजरात के रहने वाले थे, इसलिए दोनों के बीच जो वार्तालाप होता था वो गुजराती भाषा में हुआ करता था। संभवतः वह रुग्ण व्यक्ति भी गुजराती ही था। मैं समझता हूँ गांधी जी की देख रेख में उसका इलाज चल रहा था। यह गांधी जी का रोज का नियम था। आज की कक्षा में हम भीष्म सानी के उस संस्मरण का अध्ययन कर रहे थे जो गांधी जी से संबंधित थे। इस वीडियो के अगले भाग में हम इसी पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे।